भगवाधारी आतंकवादी नहीं होते, हिंदू आतंकवादी नहीं होते, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मालेगांव बम ब्लास्ट के जज साहब कह रहे हैं, जिन्होंने उस पूरे केस की सुनवाई किया है। एनआईए कोर्ट के जज ने बोला है कि नहीं, ये पूरी थ्योरी झूठी है। पहले 12 लोगों को पकड़ा गया था मालेगांव बम ब्लास्ट केस में, 5 पहले बरी हो गए थे, 7 लोगों के खिलाफ केस चल रहा था। 18 साल के बाद फैसला आ गया है और एनआईए कोर्ट ने कहा है कि ये जो 7 लोग हैं ये भी निर्दोष हैं, इनके खिलाफ झूठे केस बनाए गए हैं। कौन 7 लोग? साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित, मेजर रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी, सुधाकर चतुर्वेदी, सुधाकर द्विवेदी, अजय राहीगर। अगर इनके ऊपर झूठा आरोप नहीं लगा होता तो आज कर्नल पुरोहित ब्रिगेडियर होते सेना में। अगर इनके ऊपर झूठा आरोप नहीं लगा होता तो आज मेजर रमेश उपाध्याय लेफ्टिनेंट जनरल की पोस्ट पे होते सेना में। लेकिन पूरा का पूरा उनका कैरियर तबाह कर दिया गया। पूरे देश दुनिया में उनकी बदनामी कराई गई। हमारे देश के सैनिक भी आतंकवाद फैलाते हैं, पूरी दुनिया में ये मैसेज दिया गया। हिंदू आतंकवादी होते हैं, पूरी दुनिया में ये मैसेज दिया गया। और जानते हैं क्यों किया गया? ये 2008 की घटना है, क्योंकि सितंबर में ये मालेगांव बम ब्लास्ट हुआ था और उसके 2 महीने के बाद नवंबर में कसाब ने आके पूरे मुंबई को हिलाया था। कसाब वाला केस आपको याद है, जो खुलेआम उसने गोलियां चला के सबको मारी थी, वो नवंबर का केस है। इसलिए कसाब का केस और मालेगांव बम ब्लास्ट दोनों को ही भगवा आतंकवाद की थ्योरी से जोड़ दिया गया। और ये काम किया गया एक महिला को खुश करने के लिए, जो विदेशी मूल की महिला है, जो पार्टी की अध्यक्षा है, उसको खुश करने के लिए पूरा का पूरा सिस्टम लग गया। केंद्र सरकार के गृहमंत्री इस काम में लग गए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इस काम में लग गए, महाराष्ट्र के गृहमंत्री इस काम में लग गए, बाकी तो छोड़िए, महाराष्ट्र के डीजीपी इसी काम में लग गए। जो एसआईटी बनाई गई, एसआईटी बड़ी इस तरीके से ड्राफ्ट बनाई गई कि वो सारे के सारे एसआईटी गृहमंत्री के इशारे पे काम कर रहे थे। 17 साल के बाद अब ये बरी हुए, लेकिन इससे कई सवाल खड़े होते हैं। जब ये लोग निर्दोष थे तो 17 साल जेल में क्यों रहे? 17 साल आरोपित क्यों रहे? 17 साल इनकी थू क्यों हुई? पूरे देश दुनिया में इनकी बदनामी हुई। रिश्तेदार नातेदार भी समझने लग गए होंगे कि हाँ, ये ऐसा काम कर सकते। थ्योरी क्या दी गई कि साध्वी प्रज्ञा की जो बाइक है उससे तो बम उस पर बम बांधा गया और ले जाके वहाँ फोड़ा गया, और ऐसा बम फूटा कि एक गड्ढा तक नहीं हुआ। सोचिए, बम फूटा, लोग मर गए, घायल हो गए, और जहां बाइक खड़ी थी वहां 1 इंच भर गड्ढा नहीं हुआ। ये बात कोर्ट ने कही है। दूसरी थ्योरी क्या दी गई कि ये जो मेजर साहब हैं, कर्नल पुरोहित, इन्होंने कश्मीर से आरडीएक्स मंगाया था, आतंकवादियों के जरिए मंगाया था। कोई कनेक्शन नहीं, कोई फ़ोन पे बातचीत नहीं, कोई लिंक नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। तीसरा आरोप क्या लगाया? अभिनव भारत ने फंडिंग किया था, एक कॉल डिटेल तक प्रूव नहीं कर पाए। चौथा क्या आरोप लगाया? संतों के साथ बैठक हुई, संतों ने मिल के काम प्लान किया, एक मीटिंग का भी एविडेंस नहीं दे पाए। और मैं तो कहता हूं, अगर इतना ही पक्का था, आपको लग रहा था भगवा आतंकवाद है, आपको लग रहा था हिंदू आतंकवादी है, तो जिन 12 लोगों को पकड़ा था उनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करके देख लेते, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। देश में अगर, भारत में अगर नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट होता तो ये जो 7 लोग आज बरी हुए हैं 17 साल के बाद, ये 7 महीने में बरी हो जाते। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, भारतीय साक्ष्य संहिता में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना जरूरी है। किसी की सरकार आए, कोई सरकार आए, XYZ आए, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग का फायदा ये होगा, कोई दोषी बचेगा नहीं और कोई निर्दोष फंसेगा नहीं। जिस दिन भारत में झूठी शिकायत, झूठी जांच गंभीर अपराध हो जाएगी, झूठी जांच करने पे पुलिस वालों को 10 से 20 साल की सजा मिलने लग जाएगी, उसके बाद से न कोई साध्वी प्रज्ञा फंसेगी, न कोई कर्नल पुरोहित फंसेंगे, न मेजर उपाध्याय फंसेंगे, फिर कोई भी निर्दोष फंसेगा नहीं। आज की डेट में हालत यह है, सत्ता के इशारे पे, और सत्ता ये काम क्यों करती है? वोट बैंक के लिए। पूरी दुनिया में भारत को बदनाम करने के लिए, पूरी दुनिया में हमारी सेना के लोगों को, कर्नल और मेजर को बदनाम करने के लिए, पूरी दुनिया में भगवा थ्योरी गढ़ने के लिए, आतंक कि भगवाधारी आतंकवादी, इस थ्योरी के चक्कर में झूठी जांच पूरी बैठा दी गई और एसआईटी ने पूरा का पूरा झूठी जांच किया। क्यों? क्योंकि जो एटीएस वाले जांच कर रहे थे, चाहे वो उस समय के डीजीपी थे या कमिश्नर थे या जो भी कप्तान थे या थानेदार थे, उनको भी पता था झूठी जांच कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और क्यों?
क्योंकि आज तक झूठी जांच करने पे किसी हवलदार, किसी थानेदार, किसी कप्तान, किसी डिप्टी एसपी, किसी एसीपी, किसी डीसीपी को कुछ सजा हुई नहीं है। इसलिए कहता हूं कानून बदलना पड़ेगा। जब तक कानून नहीं बदला जाएगा तब तक ऐसे लोग 10 साल 20 साल जेल में सड़ते रहेंगे और बाद में बरी हो जाएंगे, फिर लोग ताली बजाएंगे, अरे बरी हो गए। अरे बरी क्या हो गए, बरी तो वो निर्दोष थे। चर्चा तो इस बात पे होनी चाहिए कि एक निर्दोष साध्वी प्रज्ञा 17 साल तक वो इस आरोप में क्यों फंसी रही, 6 महीने के अंदर उनका आरोप क्यों नहीं खत्म हुआ, साल भर के अंदर उनका आरोप क्यों नहीं खत्म हुआ। चर्चा इस बात पे होनी चाहिए, ये सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था के कारण कर्नल पुरोहित और मेजर रमेश उपाध्याय 17 साल जो सेना में बड़े अधिकारी बन चुके होते, उनका पूरा कैरियर चौपट हो गया। रिश्तेदार, नातेदार, गांव, परिवार, जहां उनकी मान सम्मान था, सब खत्म हो गया उनका। चर्चा इस बात पे होनी चाहिए, सुधाकर चतुर्वेदी, सुधाकर द्विवेदी, अजय राहीगर, जिनका पूरा कैरियर चौपट हो गया, इस 17 साल की भरपाई कौन करेगा। क्या वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जिन्होंने अपनी पार्टी अध्यक्षा के इशारे पे ये काम किया, क्या महाराष्ट्र के उस समय के गृह मंत्री जिन्होंने अपनी पार्टी को खुश करने के लिए काम किया, या वो डीजीपी, या वो इंस्पेक्टर, वही डिप्टी एसपी, या वो कमिश्नर, क्या उसको सजा मिलेगी इसके बाद? अब क्या वो केंद्र के गृह मंत्री जिन्होंने भगवा आतंकवाद की थ्योरी दिया, क्या जिन लोगों ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, याद करिए भगवा आतंकवाद की थ्योरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने किसने किया था, कई सारे उसमें सफेद पोष खड़े हुए थे, कई बुद्धिजीवी भी खड़े थे, क्या उन बुद्धिजीवियों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करके पूछा जाएगा, ये बता भैया ये भगवा आतंकवाद कहाँ है, कहाँ गया भगवा आतंकवाद? इसलिए मैं पहले भी कह चुका हूं, आज भी कह रहा हूं, इस फैसले से खुश नहीं होने की जरूरत है, इस फैसले से आत्मचिंतन की जरूरत है। हमारे कानून इतने घटिया हैं, इतने सड़े हुए हैं कि सत्ता जिसको चाहे उसको जेल में उठा के डाल दे, सत्ता जिसको चाहे उसको आतंकवादी घोषित कर दे, सत्ता जिसको चाहे उसको 10 साल 20 साल 30 साल के लिए आरोपी बना दे, और सब लोग देखते रहेंगे। यह गर्व की बात नहीं है कोई छूट गए, यह हमारी न्यायिक व्यवस्था के लिए शर्म की बात है। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, जब तक ये 1861 का पुलिस एक्ट चलेगा तब तक ऐसे ही, जब मर्जी आएगी सत्ता की, वो किसी साधु को जेल में डाल देगा, किसी सेना के अधिकारी को जेल में डाल देगा, क्योंकि उसको पता है कुछ होने वाला नहीं। जब तक ये 1861 का पुलिस एक्ट चलेगा तब तक पुलिस सत्ता की गुलाम बन के रहेगी, और पुलिस सत्ता की गुलाम बन के रहेगी तो मुख्यमंत्री के इशारे पे, गृह मंत्री के इशारे पे, या और सत्ताधीशों के इशारे पे पुलिस वाले झूठा एफआईआर भी करेंगे, झूठी जांच भी करेंगे और झूठी चार्जशीट भी बनाएंगे। इसलिए कि यूनिफॉर्म पुलिस कोड की जरूरत है, एक पुलिस चार्टर की जरूरत है, रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करने की जरूरत है, और झूठी एफआईआर करने वाले, झूठी जांच करने वाले पुलिस अधिकारियों को दंड देने की जरूरत है। यह मुकदमा 17 साल इसलिए चला कि इसमें झूठे गवाह पेश किए गए, और झूठे गवाही क्यों हुई? क्योंकि झूठी गवाही देना अपराध नहीं है, झूठ बोलना अपराध नहीं है। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, झूठ को गंभीर अपराध घोषित करने की जरूरत है, और झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करने की जरूरत है, कानून बनाने की जरूरत है। अगर झूठी एफआईआर करना अपराध होता, वो हवलदार जिसने झूठा पूरा मुकदमा दर्ज किया वो कभी नहीं करता। अगर झूठी जांच गंभीर अपराध होती तो सत्ताधीश कितना भी दबाव बनाते, वो डीजीपी या वो कमिश्नर या वो कप्तान या वो थानेदार कभी साइन करते नहीं चार्जशीट के ऊपर। अगर उनको पता होता कि बाद में अगर ये निर्दोष होंगे और हमें अगर झूठे चार्जशीट के चक्कर में जेल जाना पड़ेगा, वो कभी नहीं करते, रिजाइन कर देते, नौकरी से इस्तीफा देते, लेकिन झूठी चार्जशीट फाइल नहीं करते। अगर भारत में जस्टिस विद इन ईयर होता, 1 साल के अंदर मुकदमे का फैसला होता, तो ये साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित, ये जो मेजर रमेश उपाध्याय, ये बाकी जो 7 लोग आज 17 साल के बाद बरी हुए हैं, ये 2008 के केस में 2009 में बरी हो चुके होते। अभी इतना 17 साल के बाद बरी हुए, और अभी तो ट्रायल कोर्ट से बरी हुए, अभी तो मामला हाई कोर्ट जाएगा। 17 साल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चला है तो हो सकता है 10 साल हाई कोर्ट में भी चल जाए, फिर हाई कोर्ट से भी हो सकता है बरी हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट उनको घसीटा जाएगा, हो सकता है 10 साल सुप्रीम कोर्ट भी चले। तो ये पूरी जिंदगी, पूरी की पूरी जिंदगी केवल एक ही काम सिद्ध करते रहेंगे, हाँ मैं तो निर्दोष हूं, मैं तो निर्दोष हूं, मैं तो निर्दोष हूं। अगर हमारे पास पुलिस चार्टर होता, हमारे पास सिटीजन चार्टर होता, हमारे पास जुडिशियल चार्टर होता, तो आज ये काम, ये जो फैसला आज आया है, ये 2008 में बम ब्लास्ट हुआ था, 2009 में इसका फैसला आ गया होता। अगर झूठी शिकायत, झूठी जांच, झूठी एफआईआर करने पे 10 से 20 साल की सजा का हमारे पास कानून होता, तो इनके खिलाफ ये मुकदमा होता ही नहीं।
अगर झूठी गवाही करना गंभीर अपराध होता तो जो इतने सारे गवाह आए और बोल बोल के चले गए पुलिस के कहने पे, हाँ हाँ ये दोषी हैं दोषी हैं, कोई झूठी गवाही देने नहीं आता। झूठी गवाही इसलिए लोग करते हैं क्योंकि झूठी गवाही देने में कोई सज़ा नहीं मिलती, कानून कोई दंड नहीं है। ये मुकदमा इसलिए चला क्योंकि हमने सिटीजन चार्टर बनाया नहीं। ये मुकदमा इसलिए चला क्योंकि हमने पुलिस चार्टर लागू नहीं किया। ये मुकदमा इसलिए चला हमने जुडिशल चार्टर लागू नहीं किया। ये मुकदमा इसलिए चला क्योंकि निर्दोष सिद्ध होने के बावजूद ये कुछ कर नहीं सकते। ना वो पार्टी की अध्यक्षा का कुछ कर सकते हैं, न ये उस समय के गृह मंत्री का कुछ कर सकते हैं, न उस समय के मुख्यमंत्री का कुछ कर सकते हैं, न उस समय के पुलिस कमिश्नर का ये कुछ कर सकते हैं, न उस समय के थानेदार हवलदार का कुछ कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। बस बेचारे ये 17 साल के बाद इतना कर सकते हैं कि हाँ मैं तो बरी हो गया, अरे वो तो निर्दोष थे ही थे। इसलिए समय आ चुका है, पुलिस रिफॉर्म किया जाए, जुडिशियल रिफॉर्म किया जाए, झूठ को गंभीर अपराध घोषित किया जाए, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाया जाए और जस्टिस विद इन ईयर लागू किया जाए।